हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। अच्छा, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी भी चीज़ को मूव कराते हैं। अच्छा, जैसे सपोज सीलिया है, तो अगर सीलिया प्रेजेंट है कोई भी एपिथेलियम पे, लाइक कॉलमनार हो गया, स्क्वामस हो गया, कुछ भी है उस पर सीलिया है, तो उनको हम मूव कराएंगे। आई मीन बट है, उनकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, लोकेशन सेम है बट वो मूव कर रहे हैं। आई मीन मूवमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन में क्या होगा, लोकेशन ही चेंज हो जाएगी। अगर तुम अभी ए लोकेशन पर खड़े थे, फिर इधर पे आके बी लोकेशन पे आ जाते हो, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। इधर पे अब अच्छी एक लाइन निकल के आती है कि ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट। वही लोकेशन की बात हो गई कि अगर लोकेशन चेंज होगी लेकिन तो मूवमेंट तो उसको हम बोल नहीं सकते, बट हाँ मूवमेंट हुआ तो हम उसको लोकोमोशन बोल सकते हैं। चलिए, लोकोमोशन वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला and tentacles are shown by many organisms. Human beings can move limbs, jaws, eyelids, tongue, मतलब ये सब होता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं जिसकी वजह से उसका जो फूड का मूवमेंट है वो साइटोफेरिंग्स में हो पाता है, ठीक है। हाइड्रा टेंटिकल्स यूज़ करता है, ठीक है। ये मैं आपको एनिमल किंगडम में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमें बात करेंगे, अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर, जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं। चलिए, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स in our body like macrophages, leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. चलिए, जो इसके एग्जाम्पल्स नहीं आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं। Cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement. राइट तो जो अपने सेल में जो साइटोस्केलेटल प्रोटीनियस एलिमेंट्स होते हैं वो भी अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। चलिए, तो ये आपको याद कर लेने हैं। सीलियरी मूवमेंट की बात करते हैं तो ये मोस्टली इनर ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि पीसीटी हो गया, ठीक है। ये सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। अच्छा, पीसीटी में कौन सी होती है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडर एपिथेलियम, ठीक है। ब्रश बॉर्डर्ड भी एक टाइप का सीलिएटेड ही होता है। The coordinated movement of cilia and trachea helps us in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. जो fallopian tube में होता है मूवमेंट, वो सीलिया कॉलमनार एपिथेलियम उसमें होती है, तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होती है, राइट। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. चलिए बात करते हैं मसल्स की। तो फ्लैजिलार मूवमेंट इन द स्विमिंग of spermatozoa help in maintenance of water current in the canal system of sponges. Locomotion protogens like euglena हो गया, ठीक है। मसल्स मीजोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। 40 to 50% बॉडी का वेट फॉर्म करते हैं मसल्स सिर्फ। इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. Muscles have been classified into different criteria based on their location, nature of regulation of their activities, right? Skeletal, visceral and cardiac, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में। स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल कंपोनेंट से जुड़े हुए होते हैं, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस में होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनकी एक्टिविटी वॉलंटरी होती है, प्राइमरी लोकोमोशन और
बॉडी पोस्चर की चेंजेस में इन्वॉल्व होते हैं। विसरल मसल्स कैसी होती हैं? अच्छा, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, नॉन स्टाइटेड बोलते हैं इनको, ठीक है, ये अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती। चलो ये सब आपको बता चुके हैं, इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। कार्डिक मसल की बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। Many cardiac muscles assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. Based on appearance, cardiac muscles are striated. चलिए ये भी striated होती हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं। They are involuntary in nature. अच्छा, अपन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो CNS से भी कंट्रोल होती हैं और ANS से भी कंट्रोल होती हैं, ठीक है, या ANS से भी कंट्रोल होती हैं। Each organized skeletal muscle in our body is made of muscle bundles, और muscle bundles को fascicles भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, fascicles कैसे बने होते हैं? कोलेजनस टिश्यू की एक लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको फैसिया बोल देते हैं, ठीक है। मसल बंडल्स कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। चलिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, ये है फैसिया, ठीक है, ये कोलेजनस कनेक्टेड टिश्यू की लेयर इस पे प्रेजेंट है। अच्छा, मसल, बहुत सारे मसल फाइबर छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इन सब से मिला के मसल बंडल मिलता है अपन को देखने में। चलिए, सार्कुलेमा क्या बोलते हैं? सार्कुलेमा कैल्शियम फैक्ट्री भी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है, मसल की, ठीक है ना। कैल्शियम स्टोरेज का जो पार्ट होता है वो सार्कुलेमा होता है। चलिए, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कैल्शियम हाउस का स्टोरेज, उसको बोलते हैं, राइट, सार्कोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। मसल फाइबर इज अ सिंक्साइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई। अच्छा, सिंक्साइटियम के बारे में भी आपको मैंने बताया था, जब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज होती है तो उसको सिंक्साइटियम बोल देते हैं, राइट। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. Each myofibril has alternate light and dark band based on their appearance. चलिए आगे बात करते हैं। A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin and myosin. The light bands contain actin, और जिसको आई बैंड भी बोल देते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड भी बोल देते हैं, और डार्क बैंड कंटेन्स, डार्क बैंड को ए बैंड भी बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड भी, जिसका मतलब होता है contains myosin. Both the proteins are arranged like a rod-like structure. Rod-like structure की तरह अरेंज होते हैं। चलिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपको दो ए बैंड के बीच में ये गैप देखने को मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं एच जोन। इसको क्या बोलते हैं? एच जोन। बोथ द प्रोटीन्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल्स अरेंज एक्टिन, सॉरी मतलब जो मायोफिब्रिल होती हैं उनकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। इसके पहले मैं गलत बोल दिया था, सॉरी। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि वो थिक होते हैं, ठीक है। Hence are commonly called thin and thick filaments respectively. In the center of each eye band is an elastic fiber called Z-line which bisect it. अब elastic fiber जो है यहाँ पर ये important है because Z-line को उसने क्या बोल दिया? elastic fiber। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। The thin filaments are firmly attached to the Z-line. अच्छा, Z-line कैसे बनी है? elastic fiber की, किसकी? फाइबर की। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली, ठीक है, थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइबरस मेम्ब्रेन एम लाइन। अच्छा, थिन फाइबरस मेम्ब्रेन एम लाइन से जो ए बैंड हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए हमने एम लाइन की भी बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स. The portion of the myofibril between
two successive headlines is considered as the functional unit of contraction and that is called as sarcomere and इसकी length approximately होती है 2.5 micrometer. In a resting state, the edges of thin filaments on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments, leaving the central part of the thick filaments. This central part of the thick filament not overlapped by thin filaments is called H zone. अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे एच जोन पे क्वेश्चन बना हुआ है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है. ये कन्फ्यूज़न होता है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कौन सा बैंड शॉर्ट हो जाता है, और ऑप्शन में वो आपको क्या बोलते हैं ए बैंड भी दे देंगे, सॉरी आई मीन आई बैंड भी दे देंगे जिसको हम थिक आई बैंड आइसोट्रॉपिक या थिन बैंड भी बोलते हैं और आई मीन एक्टिन बोलते हैं और एच जोन भी दे देंगे. अच्छा कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही होते हैं, मतलब दोनों की ही शॉर्टनिंग देखने को मिलती है. तो अब इसका आंसर हम क्या दें? इसका आंसर एच जोन देना है क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने आंसर एनटी ने एच जोन ही क्लियर किया था. चलिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. एक्टिन और मायोसिन की बात करेंगे. एक्टिन थिन और मायोसिन थिक फिलामेंट, राइट. Actin thin filament is made of 2F means filamentous actins helically bound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. Two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actin throughout their length. A complex protein troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin. It is resting in the resting state. A subunit of troponin marks the active sites for the binding of myosin on the actin filaments. ठीक है. अच्छा क्या हुआ देखो, एक जो आप एक्टिन बना रहे हो ना, एफ एक्टिन, वो किसका पॉलीमर है? वो जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर है. ईच थिन फिलामेंट मतलब हर एक एक्टिन आई मीन थिन फिलामेंट 2 एफ एक्टिन से जुड़कर बना हुआ होता है जो कि हेलिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ये आप स्ट्रक्चर में इजीली देख सकते हैं. ये ट्रोपोमायोसिन है और ये 2 एफ एक्टिन है. देखो एक और दूसरा ये ऐसा जा रहा है और ये के ऐसा जा रहा है, ठीक है. तो ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है. इसके बाद मायोसिन का देखो आप हेड, ये दिख रहा होगा, क्रॉस आर्म बोलते हैं इसको, ये इतने पार्ट को. ये एक्टिन और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स देख लो ऊपर हैं और एटीपी बाइंडिंग साइट्स नीचे हैं. ये आपको डायग्राम में देख के कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है. एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आप ऐसे याद रख लो, ऊपर क्यों है? क्योंकि ऊपर ही आके एक्टिन जोड़ेगा ना मायोसिन पे, तो ऐसे याद रख सकते हो. चलिए ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. Many monomeric proteins called meromyosins constitute one thick filament. बहुत सारे मिलके एक बनाते हैं. Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail, the former being called heavy meromyosin and the later the light meromyosin. अच्छा ये जो पार्ट है ये है हैवी वाला और ये जो दिख रहा है ये लाइट वाला है, ठीक है. The HMM component, the head, short arm, projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is also known as क्रॉस आर्म. पता है ना अभी हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद, रेगुलर डिस्टेंस के बाद एक एंगल टर्न हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस आर्म. The globular head is an active ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites for actin. Mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory, which states that contraction of muscle fiber takes place by the sliding of the thin filament over the thick filament. ठीक है, मतलब एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड होता है. चलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय
single signal sent by the CNS via motor neuron. A motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit. अच्छा, मोटर न्यूरॉन जब मसल फाइबर से कनेक्ट हो जाता है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं? मोटर यूनिट. मतलब मोटर यूनिट किस किस को मिला के बना? मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर दोनों को मिला के आप मोटर यूनिट बोल सकते हो. द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अच्छा, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा है जो मसल फाइबर का, उनके बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं. अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर ACH, acetylcholine. This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions in the sarcoplasm. Increase in calcium level leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filaments and thereby removing the masking of active sites for myosin. अच्छा, कैल्शियम आयन की ही वजह से बाइंडिंग हो पाती कैल्शियम की विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स. अच्छा, ट्रोपोनिन जो है उसमें वो उसकी 3 जो है मेनली काम होते हैं. तो इनहिबिट करना, कैल्शियम आयंस का रेगुलेशन करना, ठीक है, और एक तो किस पे प्रेजेंट है? ये ट्रोपोमायोसिन पर. ठीक है, तो आप इसे ITC करके याद रख सकते हैं. ठीक है, चलिए. देयर बाय रिमूविंग, अच्छा रिमूविंग भी इधर ही से कैल्शियम से ही हो रही है. Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. This pulls the attached actin filaments toward the center of A band. अच्छा, अभी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ये डायग्राम्स एक्सप्लेन करूँगा कैसे. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन की जो पूरी प्रोसेस है अपनी मसल में उसको एक्सप्लेन करती है. द जेड लाइन इज ऑल्सो अटैच्ड टू दीज एक्टिन आर पुल्ड inwards thereby causing a shortening of sarcomere contraction. It is clear from the above steps that during shortening of muscles, contraction of I bands get reduced whereas A band retain the length. ठीक है, the myosin releasing the ADP and phosphate, inorganic phosphate, goes back to the relaxed state. A new ATP binds and cross bridge is broken. ठीक है. अच्छा, ATP की बाइंड होने से ही क्रॉस ब्रिज बनता है और टूटता है. ठीक है, जैसे ही सॉरी ATP जैसे ही बाइंड हुआ वो वैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेगा, और ATP जैसे ही एनर्जी दिया और ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हुआ, क्रॉस ब्रिज बन जाता है. चलिए. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of cross bridge formation continues. ठीक है. अब जो क्रॉस ब्रिज बना था वो कैसे ब्रोक हुआ? ATP के बाइंड होने की वजह से. ठीक है, तो जब ATP जुड़ेगा, ठीक है, एनर्जी हम देंगे उसको, तो क्रॉस ब्रिज ATP बाइंड होने पे ही टूट जाएगा. क्रॉस ब्रिज बनेगा कब? जब ATP ब्रेक होगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. चलिए, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये सिंपल है. एंड ब्रेक इज रिपीटेड कॉजेज फर्दर स्लाइडिंग. अच्छा, ये वाला देख लीजिए, आप समझ लीजिए एक बार. ये एक्टिन फिलामेंट अगर आपको भी क्लियर नहीं हुआ है सही से तो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन का हेड है, जो इधर पे है ATP एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं. तो जैसे ही ATP ब्रेक हुआ ADP और फॉस्फेट में ये जाके क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने लगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. इसके बाद स्लाइडिंग हुई, रोटेशन हुआ, ब्रेक हुआ क्रॉस ब्रिज, जब ATP जब फिर से जाके जुड़ गया. ऐसे आप समझ सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं.
The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic system, resulting in the masking of actin filaments. पता है ना, अभी वापस से जब कैल्शियम आयन जाएंगे तभी मास्किंग होगी, ठीक है। अनमास्किंग से अगेन मास्किंग एक्टिन फिलामेंट्स की होगी। चलिए, दिस कॉजेस the return of Z lines back to their original position, relaxation, ठीक है। The reaction time of the fibers can vary in different muscles. Repeated activation of muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. Muscle contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. अच्छा, मायोग्लोबिन रेड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग और या फिर स्टोरिंग पिगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। मायोग्लोबिन मसल्स कई रेड क्यों दिखती है? मायोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से मसल्स रेड दिखाई देती हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स रेडिश अपीयरेंस। देखा होगा आपने मसल्स में, कई बार उसको आप ऐसे दबाओगे, देखो ऐसे मसल्स को अपने ऐसे प्रेस करोगे तो आपको एक रेडिश अपीयरेंस भी मसल्स का देखने को मिलता है। These muscles contain plenty of mitochondria. अच्छा, सच मायोग्लोबिन कंटेंट कुछ में हाई होता है, इनको हम क्या बोल देते हैं? रेड फाइबर्स, ठीक है। रेड दिखते हैं क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को स्टोर करके एटीपी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको एरोबिक मसल्स भी बोल देते हैं। On the other hand, some of the muscles possesses very less quantity of myoglobin and therefore appear pale whitish. इनको white fibers बोल देते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट बहुत हाई होता है। ये एनारोबिक प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको ये सब क्लियर हो गया है ना? अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को टेलीग्राम पर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, राइट। आपको जेड लाइन इसमें दिख ही रही होगी एंड ये रही जेड लाइन। ये देखिए ये किस किस के बीच में है? दो एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में है, राइट। हाँ, और इसके बाद ये आई बैंड, ठीक है, आइसोट्रॉपिक। ये ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक बैंड हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? ये एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। चलिए अब स्केलेटल वाला पार्ट आ जाता है, इसमें भी चलिए बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स and a few cartilages. This system has a significant role in the movement shown by the body. Imagine chewing food without jaws एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। मतलब बोन्स और जो कार्टिलेज हैं वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं, तो सबसे बड़ा रोल फॉर्म करते हैं अपने वॉकिंग स्किल्स के लिए और अदर स्किल्स के लिए। अपनी बॉडी जो ह्यूमन अडल्ट की बॉडी है वो उसमें 206 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन, जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स होती हैं, ठीक है, जो कि मेन एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। स्कल में दो साइड्स होते हैं बोन्स की, तो क्रेनियल फेसियल टोटल 22 होती हैं, क्रेनियल 8 होती हैं, बाकी की फेसियल होती हैं, ठीक है। इनमें हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, ब्रेन की कवरिंग को क्रेनियम भी बोल देते हैं, स्कल को। The facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull. एक U-shaped single bone present होती है, hyoid बोलते हैं, जो कि किसी भी अदर बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है। बेस ऑफ बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, मेलिसन का स्टेपस, ठीक है। दोनों मिला के 6 हो जाएंगी, ठीक है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। अब इसलिए अपन बोलते हैं ना, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के प्रेजेंस की वजह से अपन जो ह्यूमंस की स्कल होती है वो कैसी होती है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। Our vertebral column is formed by serially arranged units called vertebrae and is dorsally placed. अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली प्लेस्ड होता है, पीछे की साइड होता है,
ठीक है। 26 अरेंज्ड यूनिट्स, सीरियली अरेंज यूनिट से बना हुआ होता है ये। It extend from the base of the skull and constitute the main framework of the trunk. Each vertebra has central hollow portion, neural canal through which the spinal cord passes. First vertebra is the atlas and it articulates with the occipital condyles. The vertebral column is differentiated into 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, sacral 1 fused and coccygeal 1 fused. इन सबसे मिलके बना हुआ होता है. The number of cervical vertebrae are 7, ठीक है, including in almost all mammals including human beings. The vertebral column protects the spinal cord, support head, serves the point of attachment of ribs and musculature of the back. Sternum flat bone है, ठीक है, ventral में present होती है with midline of the thorax. 12 pair of ribs होती हैं जो कि dorsally connected होती हैं vertebral column से, ventrally sternum से. 2 आर्टिकुलेशन होते हैं, एक डोर्सल एंड पे, इसलिए अच्छा दोनों ही डोर्सल एंड पे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं, ठीक है, इसलिए बाइसेफेलिक हैं क्योंकि 2 आर्टिकुलेशन होते हैं डोर्सल एंड पे. फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है. डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टेब्रे एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, बता चुके हैं. with the help of hyaline cartilage, right, with the help of hyaline cartilage. 8th 9th 10th होती हैं वो आर्टिकुलेट नहीं होती हैं डायरेक्टली स्टर्नम से, लेकिन 7th रिब से ज्वाइन हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज. इनको वर्टेब्रो कॉन्ट्रल और फाल्स रिब्स भी बोलते हैं. लास्ट 2 पेयर्स होते हैं वो वेंट्रली कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो वेंट्रली कनेक्ट ही नहीं होते हैं इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है. और ये तीनों मिलके कौन कौन, थोरेसिक वर्टेब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम, इन तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं, रिब केज. देखो ये डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में देखो रिब केज कैसे बन रहा है, सॉरी, हाँ ये थोरेसिक वर्टेब्रा, ठीक है, और आपका रिब्स हो गई, ये जो रिब्स हैं, ठीक है, उस और स्टर्नम ये वेंट्रली जो आपकी प्रेजेंट है फ्लैट बोन. तो थोरेसिक वर्टेब्रा, थोरेसिक चैम्बर वाला जो पार्ट होता है, थोरेसिक वर्टेब्रा, रिब्स और स्टर्नम को मिला के क्या बोलते हैं, रिब केज. चलिए, द बोन्स ऑफ द लिम्स along with their girdles constitute the appendicular skeleton. Each limb is made of 30 bones. The bones of the hand, forelimbs are humerus, radius and ulna carpals. कार्पल्स रिस्ट बोन होती हैं, ठीक है. इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर 8 होता है, 8 इन नंबर. मेटाकार्पल्स पाम बोन्स होती हैं दैट आर 5 इन नंबर. फीमर थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है. टिबिया, फिबुला, टार्सल ये सारी एंकल बोन होती हैं, 7 इन नंबर. मेटाटार्सल 5 इन नंबर. फेलेंजेस ये जो डिजिट्स होती हैं अपनी फिंगर्स में, ये 14 इन नंबर, ठीक है, एक थंब हो जाता है, ठीक है. आर द बोन्स ऑफ द लेग्स ऑफ द हैंड लिम्ब. चलिए ठीक है, एक कप शेप्ड बोन प्रेजेंट होती है, पटेला, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं, अपनी नी पे प्रेजेंट होती है, देखो ये पटेला. पेक्टोरल, अच्छा बात करते हैं गर्डल्स की, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल. बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लो. अच्छा ये जो मैं पार्ट अब बताने वाला हूँ ये छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से क्वेश्चन बनता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है उस पार्ट के अलावा जो मैंने जोन वाला बताया था. सॉरी. Each girdle is formed by 2 halves. Each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and scapula. Scapula एक triangular bone है, triangular shaped की होती है, कैसी, triangular shaped की होती है, ठीक है. Scapula is large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and seventh ribs. second and seventh rib के बीच प्रेजेंट होती है. The dorsal flat
ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज, जिसको स्पाइन बोलते हैं, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। अच्छा, क्वेश्चन बनता है जो एक्रोमियन है वो कौन सी गर्डल में बनती है, पेक्टोरल या पेल्विक? तो उसका आंसर जाएगा पेक्टोरल गर्डल। तो इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। जो एक कैविटी इसमें आगे जाके बन रही है उसको बोलते हैं एक्रोमियन। कहाँ जाके बन रही है? एक्सपांडेड प्रोसेस होती है, कहाँ से? स्कैपुला की, ठीक है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, क्लेविकल मीन्स कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, राइट, फीमेल्स में स्पेशली। Below the acromion is a depression called glenoid cavity, ठीक है, which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. Each clavicle is a long cylindrical bone with two curvatures. This bone is commonly called collar bone, अभी बताया था। Pelvic girdle consists of two coxal bones. Pelvic girdle में दो coxal bones होती हैं. Each coxal bone by the fusion of three bones, ilium, ischium and pubis. At the point of the fusion of the above bones, there is the cavity called acetabulum, जिसमें thigh bone articulates होती है. The two hubs of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. pubic symphysis में कौन सी कार्टिलेज होती है? फाइब्रस कार्टिलेज। चलिए इसके बाद इसमें जो भी डाउट हो तो एक बार ये डायग्राम देख लेना, ये नंबर याद प्लीज़ कर लेना। रेस्ट बोन्स का 8 इन नंबर, ये पता ही है, पाम फेलेंजिस भी पता ही है, ठीक है, और टार्सल्स का नंबर याद रख लेना, एंकल बोन 7 इन नंबर। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। Joints are the points of contact between bones or between the bones and cartilage. Force generated by the muscles is used to carry out movements through joints, whereas the joint act fulcrum, जो joints act as fulcrum, force muscles के द्वारा लगाया जाता है joints के ऊपर ताकि अपनी body movement show कर पाए। The movability at these joints vary depending on the factors. Joints have classified into three major structural forms: fibrous, cartilage, synovial. Fibrous joints में कभी movement नहीं होता है. This type of joint is shown by the flat skull bones with fused to end with the help of dense fibrous connective tissue, क्योंकि इनमें movement show नहीं होता है. To form sutures टू फॉर्म द क्रेनियम, जो स्कल है अपनी, इसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? फाइब्रस जॉइंट। इसके बाद बात करते हैं कार्टिलेजस जॉइंट, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी जॉइंट होता है हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, जॉइंट बिटवीन एज वर्टेब्रे ऑफ द कॉलम एंड परमिट्स, अच्छा ये लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। इसके बाद आते हैं साइनोवियल जॉइंट, जो कि अपनी बॉडी नॉर्मली शो करती है, ये फुल्ली मूवमेंट शो करता है। ये फ्लूइड कैविटी होती है जो कि आर्टिकुलेट करती है सरफेस विद द सरफेस ऑफ द टू बोन्स. सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट. दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन. अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. हिंज जॉइंट, नी जॉइंट बोलते हैं, पाइवट जॉइंट, ये सारे जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट किस किस के बीच है आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आते हैं डिजॉर्डर्स. चलिए डिजॉर्डर्स देखते हैं. माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फैटिक, वीकनिंग और पैरालिसिस होती है स्केलेटल मसल की. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल की वजह से होता है. रैपिड स्पाज्म, ठीक है, लो कैल्शियम की वजह से रैपिड स्पाज्म्स होते हैं बॉडी में, मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से शो होने लगते हैं. पेन होता है कई बार मसल्स की वजह से, तो वो टेटनी का सिम्टम होता है. अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स. ऑस्टियोपोरोसिस मेनली फीमेल्स में होता है ड्यू टू व्हाट? डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन और डिक्रीज्ड बोन मास, ठीक है, और डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन. डिक्रीज्ड बोन मास, अगर किसी भी वुमेन में आपको डिक्रीज्ड बोन मास दिख रहा है, क्योंकि ये मेनली मतलब जनरली वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अगर किसी भी वुमेन में अगर बोन का मास डिक्रीज्ड दिख रहा है और एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम है और बोन मास डिक्रीज्ड हो चुका है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस हैं. गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स.
इसको हम बोलते हैं गाउट। चलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, एंड इसका हाईलाइटेड PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।